हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक सीटेट के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में जानेंगे कि समावेशी शिक्षा के शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, समावेशी शिक्षा के क्या क्या शिक्षा दी जाती है, समावेशी में कौन कौन से लोग आते हैं, एनसीईआरटी ने समावेशी शिक्षा के लिए क्या कहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें हैं। और एक ही कक्षा में समावेशी शिक्षा को समाप्त कर लिया जाएगा, यानी ये नहीं कि दूसरी कक्षा आएगी इसका पार्ट 2 आएगा, नहीं, एक ही कक्षा में समावेशी शिक्षा को समाप्त कर लिया जाएगा, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके। इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल को लाइक करिए। लाइक करने के बाद अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। जो सीटेट का जो पेपर होगा और जो आपके अन्य जो भी साइकोलॉजी के पेपर होंगे उसमें सारे के सारे लोगों को इस चीज़ का लाभ मिलेगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो साइकोलॉजी के हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप देख लीजिए, रीट का जो पेपर आ रहा है उसमें भी रखा गया है, केवीएस का जो आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उसमें भी रखा गया है। यानी आप समावेशी शिक्षा से चिर परिचित हो लीजिए, जिससे आपका ये नंबर सॉलिड होता चला जाए। जितनी भी क्लासेज है हमारी उस नंबर देखते जाइए और अपना नंबर इतना सॉलिड कर लीजिए कि जो केवीएस के विद्यार्थी हैं वो 60 में 60 नंबर करें, और ये जो 60 नंबर साइकोलॉजी के हैं ये आपके नौकरी की भविष्य तय कर देगा। तो ठीक है, अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा। ऑन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा समावेशी शिक्षा। मैं अब जानना चाहता हूं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले ये आप बताइए, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। जो भी हो, जैसे भी हो, जो चीज़ें समझ में आ रही वही चीज़ें बताइए। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो भाई, समावेशी शिक्षा में जो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, बहुबुद्धिमत्ता के रूप में पिछड़े हों, भाषाई रूप से पिछड़े हों, लैंगिक मतलब जेंडर के रूप में पिछड़े हों, भावनात्मक रूप से पिछड़े हों, ये जितने भी, यानी एक तरह से कहा जाए ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सारी चीज़ों के आधार पर जो पिछड़े हैं और इनको एक चहदीवारी के अंदर यानी एक विद्यालय के अंदर समान रूप से शिक्षा दी जाती है, यानी एक विद्यालय के अंदर बिना भेदभाव के जो शिक्षा दी जाती है उसको हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। इसमें कहा जाता है कि विकलांग लोगों को भी हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे विकलांग में किस तरह के विकलांग, मान लीजिए एक हाथ उनका नहीं है लेकिन पढ़ाई लिखाई में यहाँ से तो दिमाग से कोई दिक्कत तो है नहीं, यानी उनको भी हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। जिसकी एक आँख नहीं है वो भी विकलांग है, लेकिन हम फिर भी उसको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि एक आँख न रहने पर भी पढ़ाई जो है वो समान रूप से हो सकती है। यही है समावेशी शिक्षा का अर्थ। यानी हम कह सकते हैं सामाजिकता, बुद्धिमत्ता, भाषाई कह सकते हैं सामाजिकता, बौद्धिकता, लैंगिकता, भावनात्मक कह सकते हैं विकलांग की कुछ श्रेणियां, विकलांग की कुछ श्रेणियां, विकलांग की कुछ श्रेणियां, फिर कह सकते ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी आदि। मतलब इस तरह के जितने भी लोग हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, चाहे बौद्धिक रूप से पिछड़े हों, चाहे जेंडर के रूप में मेल फीमेल को लेके भावनात्मक, यानी हम पहले से ही
उसको भावना बना लेते हैं कि कैसा बालक है कैसे नहीं, भावनात्मक रूप से। विकलांग यानी विकलांग की कुछ श्रेणियाँ होती है, दोनों पैर ना हो लेकिन फिर भी वो सामान्य की श्रेणी में बैठ सकता है, एक हाथ ना हो तो भी वो सामान्य कक्षा में बैठ सकता है, एक आँख ना हो तो भी वो सामान्य कक्षा में बैठ सकता है। तो वही लिखा गया है कि विकलांग की कुछ श्रेणियों के अंतर्गत जो बालक आते हैं वो भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रहते हैं। ओबीसी जात कास्ट के आधार पर, जनरल, एससी, एसटी आदि, इनको कास्ट के आधार पर भी एक छत के नीचे यानी एक विद्यालय के नीचे वो काम दिया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। जिसको आप दिव्यांग मतलब जिसको आप आज विकलांग कह रहे हैं, इसका नाम अभी चेंज हुआ है, मोदी जी ने कुछ नाम चेंज कर दिया है। क्या उसका नाम रख दिया गया भाई? दिव्यांग। तो अभी भी जो पुरानी किताबें हैं आपको वहाँ पे अभी भी सुधार हुआ नहीं है, अभी भी वहाँ पे ये विकलांग ही शब्द मिलेगा। तो आप जो विकलांग समझ रहे हैं वही विकलांग है, लेकिन मोदी जी ने उसका नाम चेंज कर दिया तो भाई दिव्यांग कहिएगा। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, किताबों में इसी तरह से मिलेगा कि आप जब किताब पढ़ेंगे जानेंगे तो दिव्यांग समझ लीजिएगा। कोष्टक में मैं लिख दे रहा हूँ दिव्यांग। ठीक, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत आता है। किस रूप से? इतने लोग जितने रूप से पिछड़े होंगे, यानी पिछड़ा बालक जो भी होगा जिस रूप से पिछड़ा होगा, इसको हम एक विद्यालय में एक चहारदीवारी यानी एक छत के नीचे एक विद्यालय में सबको बिना भेदभाव के शिक्षा, बिना भेदभाव के एक शिक्षा देते हैं, भाई कहते हैं एक विद्यालय में सबको बिना भेदभाव के शिक्षा देते हैं। एक विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी अदर कास्ट से, अदर विभाग से, अदर समाज से, अदर भावनात्मक लैंगिक रूप से जुड़ते हैं। कोई बंजारा होगा, कोई कबीला का होगा, कोई शहर से आता होगा, कोई ग्रामीण से आता है। इस तरह के तमाम तरह की पृष्ठभूमियों को धारण किए हुए बालक एक विद्यालय में समान रूप से बैठते हैं। उनको किसी भी प्रकार से उनको कोई दिक्कत नहीं दी जाती है और एक समान रूप से शिक्षक आता है और सभी को बिना भेदभाव के साथ विद्यालय में उस कक्षा में उन सभी को एक साथ पढ़ाता है। उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। इस समावेशी शिक्षा पर मैं इसलिए जोर डाल रहा हूँ कि जिससे एक बार आप समावेशी शिक्षा को समझ लेंगे फिर आपको समावेशी शिक्षा को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा। ये समावेशी शिक्षा सन 1990 ईस्वी में थाईलैंड में, समावेशी शिक्षा, एक इतिहास के बारे में एक जान लेते हैं इसके। समावेशी शिक्षा थाईलैंड में एक सम्मेलन होता है। थाईलैंड में एक सम्मेलन होता है। ठीक, एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन के जानते हैं उद्देश्य क्या रखे गए? उस सम्मेलन के क्या उद्देश्य रखे गए? तो कहा जाता है उद्देश्य इसका, थाईलैंड जानते हैं कि ऐसे ही बस मैं कह रहा हूँ तो बस थाईलैंड नाम का एक है। तो इसमें कहा गया कि उद्देश्य जो बनाया गया कि शिक्षा का समान अवसर, यानी उद्देश्य इसमें रखा गया शिक्षा का समान अवसर। और ये जहाँ हुआ था सम्मेलन, थाईलैंड में एक जो जगह थी उस जगह का नाम था जेमेसियन। इसको वो शहर है, थाईलैंड का जो शहर है जेमेसियन, उसी के नाम पर कहते हैं जेमेसियन सम्मेलन भी। वहाँ जो सम्मेलन हुआ थाईलैंड में, जो एक सम्मेलन हुआ उसका एक शहर है जेमेसियन शहर, जो शहर के नाम पे ही उसको जेमेसियन सम्मेलन कहा गया। और उसमें क्या उद्देश्य रखा गया भाई? उद्देश्य रखा गया शिक्षा का समान अवसर। शिक्षा के समान अवसर क्यों? क्योंकि सभी लोगों के लिए शिक्षा सर्वसुलभ हो। इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है? जब समान अवसर रख दिए गए तो इसके दो निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष
इसके दो निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या कहता है? पहला इसका निष्कर्ष इस सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकला, ये मेरा निष्कर्ष नहीं है, ये सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकला कि सभी के लिए शिक्षा का सामान्य लक्ष्य प्राप्त हो। यानी कहा गया सभी के लिए शिक्षा का समान लक्ष्य रखा जाए। पहला इसमें ये निष्कर्ष निकला कि जितने भी लोग हैं सभी के लिए शिक्षा के लिए समान लक्ष्य रखा जाए। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला? सभी के लिए, एक दो के लिए नहीं, किसी, मैंने ऊपर ये लिखा है बस इनके लिए नहीं, सभी के लिए समान रूप से, जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उनके लिए भी, जो पढ़ने में बस पिछड़े हैं। ठीक, तो कहते हैं इसमें किस तरह के लोगों को, बच्चा भी चलेगा, प्रौढ़ भी चलेगा, वृद्ध भी चलेगा। यानी बच्चे को भी सिखाइए, प्रौढ़ को भी सिखाइए, वृद्धों को भी सिखाइए, आदि के लिए भी शिक्षा। मतलब ये नहीं शिक्षा सभी के लिए हो, शिक्षा किसी एक व्यक्ति के लिए ना हो, शिक्षा सभी के लिए हो, बच्चे के लिए हो, प्रौढ़ के लिए हो, वृद्धों के लिए हो, और इस तरह के जितने भी लोग चाहते हैं कि शिक्षा मिले उनके लिए, सारे के सारे लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं की जाए। यानी शिक्षा की सुविधा की जाए, शिक्षा की सुविधा दी जाए कि जिससे वो सभी लोग पढ़ना चाहते हैं वो सभी के सभी लोग पढ़ें। अब इस थाईलैंड में पूछ दे कि कितने लोग, कितने देशों ने भाग लिया था, तो आप कहिएगा 50 देशों ने। 50 देशों ने क्या किया था? इस थाईलैंड के एक सम्मेलन, जो उसके शहर जेमेसियन सम्मेलन में 50 देशों ने शिरकत की और एक उद्देश्य बनाया कि शिक्षा का समान अवसर रखा जाए। किनके लिए? तो भाई उनमें निष्कर्ष निकला कि सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा जाए, और उनमें बच्चे, प्रौढ़, वृद्ध आदि जितने भी लोग चाहते हैं, समान या असमान जो भी लोग चाहते हैं, सारे के लिए एक शिक्षा का विधान बनाया जाए अलग अलग तरीके से। लेकिन जो सामान्य रूप से सम्मिलित हो सकते हैं उनको सामान्य शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा दी जाए, और जो वाकई में बिल्कुल अलग तरीके से उनको सिखाया जाए, वो वाकई सामान्य बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यानी सभी के लिए शिक्षा समान रूप से, सर्वसुलभ रूप से संचालित की जाए और प्रदर्शित की जाए, जिससे सारे लोग अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। ठीक, तो ये था समावेशी शिक्षा का सम्मेलन वगैरह। एक सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन आता है जिस सम्मेलन के अंतर्गत समावेशी शब्द, समावेशी शिक्षा नाम के बारे में कहा गया। उस सम्मेलन को क्या कहते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक सम्मेलन होता है, एक सम्मेलन जो बहुत अच्छा सम्मेलन होता है, जो जून 1994 कहा जाए तो जून महीना था, 1994 सन था। ठीक, 1994 में स्पेन एक देश है, नाम जो जानते होंगे आप लोग, जहाँ खेल ही बड़ा फेमस है। कौन सा? बुल वाला, सांड वाला खेल बड़ा फेमस है, अगर जानते होंगे तो। स्पेन के सलमानका कहा जाता है। स्पेन जो देश है, स्पेन देश में सलमानका शहर में, सलमान खान वाला, सलमानका, यानी इससे याद रखिएगा सलमान खान से। ठीक, सलमानका शहर में क्या हुआ था? एक सम्मेलन होता है। एक सलमानका शहर में स्पेन के सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में क्या कहा जाता है भाई? उस सम्मेलन में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि यही वो सम्मेलन है जिसमें समावेशी शिक्षा शब्द का
पहली बार प्रयोग हुआ था समावेशी शिक्षा। इसके पहले तो हम बस कह रहे थे कि सभी के लिए सर्वसुलभ शिक्षा दी जाए, सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य विधान किया जाए। थाईलैंड का जो सम्मेलन होता है उसमें समान शिक्षा का समान उद्देश्य के बारे में बात कहा गया है, समावेशी शब्द के बारे में नहीं कहा गया था। समावेशी शिक्षा के बारे में थाईलैंड के सम्मेलन में नहीं कहा गया था। उसमें बस सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराया जाए, बच्चों के लिए, प्रौढ़ों के लिए, वृद्धों के लिए, आदि के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन समावेशी शब्द जो है इसी सम्मेलन के अंतर्गत आता है, यानी समावेशी शिक्षा इस सम्मेलन में बात की गई। यानी जो समावेशी शब्द है इसी सम्मेलन में आया, यानी समावेशी शब्द जो है, समावेशी शिक्षा जो शब्द है इसी सम्मेलन में, स्पेन के, ठीक। तो इसमें क्या कहा गया भाई, इसके विषय क्या रखे गए भाई, कोई ना कोई टॉपिक होगा, वो टॉपिक बता दीजिए। अगर आप जानते हैं तो मैं जानना चाहूँगा कि वो टॉपिक क्या रखा गया इस सम्मेलन में, कि किस पे बात करना है, ठीक। तो इसमें कहा जाता है विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालक, और क्या कहते हैं, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए विश्व सम्मेलन, बालकों के लिए विश्व सम्मेलन। अब क्या कहा गया इस सम्मेलन के अंतर्गत, कहा गया सुलभता व समता, सुलभता प्लस समता, ये चीज़ें एक बार टॉपिक को देख लीजिए। इस सम्मेलन में सलमान का शहर में जो सम्मेलन हुआ, समावेशी शिक्षा शब्द पहली बार आया, उस शब्द जो सम्मेलन हुआ उसकी विषय क्या थे, थीम क्या रखी गई, तो विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए विश्व सम्मेलन, जिसमें सुलभता व समानता यानी समता के बारे में विशेष बातें कही गई। अब प्रश्न पूछता है कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो कितने देश भाग लिए थे भाई इसमें, तो 92। और कितने राष्ट्रीय संगठन ने, कितने राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल हुए थे, तो 25 जो राष्ट्रीय संगठन हैं वो इसमें शामिल हुए थे। जो 92 देश दिख रहे हैं ना, इनमें 92 में भारत भी था, यानी भारत भी था इस सम्मेलन में। ऐसा नहीं है कि 92 सम्मेलन जो देश सम्मिलित हुए उसमें भारत नहीं था। इस जो 92 देशों का जो सम्मेलन हुआ, 92 देश भाग लिए, उनमें भारत भी एक था। और जो राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन कितने थे, 25। अब इसमें बात कही गई कि इतने संगठनों के मिल के इन्होंने समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर दिया और कहा कि जितने भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जितने भी बुद्धिमत्ता के रूप से पिछड़े हैं, जितने भी भाषाई लैंगिक रूप से जितने भी पिछड़े हैं, उनको विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए ये सम्मेलन हम कर रहे हैं, जिनके लिए मूलभूत शिक्षा के सर्वसुलभ अवसर प्राप्त हों और हर किसी के लिए शिक्षा बनी है। ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पार्टिकुलर किसी एक के लिए शिक्षा का विधान किया गया हो और उन्हीं के लिए शिक्षा हो, नहीं, ये सर्वसुलभ की बात करते हैं। ये सम्मेलन सभी की शिक्षा के लिए बात करता है, जिसमें समावेशी शिक्षा का एक टॉपिक बना दिया गया और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को रख लिया गया। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो समावेशी शिक्षा का अर्थ मैंने बताया, वही समावेशी शिक्षा है जो इसके अंतर्गत कही गई है, वही सारी चीज़ें हैं। तो इस सम्मेलन में कही गई, ध्यान रखिएगा कि सम्मेलन, 2 सम्मेलन हुए, एक थाईलैंड में, दूसरा जो सम्मेलन होता है स्पेन में होता है। किसके लिए? समावेशी शिक्षा के लिए, ठीक।
यहाँ तक क्लियर? स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इसके लिए क्या करती है भाई? एनसीईआरटी कहाँ की संस्था है? भारत की, दिल्ली की, जापान की, अमेरिका की, कहाँ की है? भाई एनसीईआरटी तो भारत में ही है। एनसीईआरटी, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को होता है, जिसमें ये कहता है कि शैक्षिक वातावरण में बिना भेदभाव के शिक्षा, कहा जाता है कि शैक्षिक वातावरण में बिना भेदभाव की शिक्षा। बिना भेदभाव की शिक्षा भाई क्या? बिना भेदभाव की शिक्षा क्या? ये कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, समाज, परिवार, जाति, धर्म, लिंग, समाज, परिवार के आदि के आधार पर विद्यालय से वंचित नहीं करेंगे। वंचित नहीं करेंगे। ठीक? क्यों नहीं करेंगे भाई? हम किसी बालक के विद्यालय में आएगा तो हम उसकी जात के आधार पर ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम इस जात के हो, तुम विद्यालय में नहीं रहोगे। किसी धर्म के आधार पर नहीं कहेंगे कि तुम अलग ये इस धर्म के हो, इस धर्म के हो, हम तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे। हम तुमको लिंग के आधार पर कि तुम ये मेल हो कि फीमेल हो कि वो थर्ड जेंडर हो, उसके आधार पर हम आपको मना नहीं करेंगे शिक्षा के लिए। समाज के लिए भाई तुम कबीले से आए हो, शहर से आए हो, ग्रामीण से आए हो, गांव से आए हो, ये इसके आधार पर भी हम नहीं आपको। परिवार के आधार पर कि तुम्हारा परिवार बहुत दुष्ट है, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, तुम्हारा परिवार सर्वोपरि है, इस आधार पर भी हम ये यहाँ पे मना नहीं कर सकते हैं कि आपको विद्यालय में नहीं, यानी जो भी जहाँ से भी आए, जिस धर्म से, जिस कास्ट से, जिस समाज से, जिस परिवार से, एनसीईआरटी यही कहती है कि सारे के सारे लोगों को हमको विद्यालय में एडमिशन लेना और उन सबों को एक समान अवसर के रूप में समान बच्चों के साथ बैठा के जो सारे लोगों बच्चों को सुविधाएं दी जाती हैं, उन सारे लोगों को एक समान सुविधाएं दी जाएंगी। किसी को इस जाति, धर्म, लिंग, समाज के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक? तो उनके आधार पर एनसीईआरटी यही कहती है। और जो सलमान का सम्मेलन है, सलमान का सम्मेलन कहाँ हुआ था? सलमान का सम्मेलन हुआ कहाँ था? सलमान का सम्मेलन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, स्पेन में ना। सलमान का सम्मेलन में भी उपरोक्त, यहाँ पे मुझे लिखना जरूरी था, उपरोक्त बातें ही कही गई हैं। उपरोक्त जितनी भी बातें हैं एनसीईआरटी के द्वारा सलमान का सम्मेलन में भी वही बातें कही गई हैं। इसमें कहता है ना हम मानसिक आधार पर, ना शारीरिक आधार पर, ना सामाजिक आधार पर, ना बुद्धि के आधार पर, यानी हम सबको एक समान अवसरों के रूप में इन सबको एक साथ शिक्षा देंगे। ऐसा नहीं है कि इनको भी हम लिंग, जात, धर्म आधार पर, शारीरिक दृष्टि के आधार पर, भाषाई आधार पर इनका बंटवारा करेंगे। नहीं, सभी को हम समान रूप से शिक्षा देंगे, जिसको हम कहेंगे समावेशी शिक्षा। तो उपरोक्त जो बातें कही गई हैं वही बातें सलमान का सम्मेलन में भी कही जाती हैं। अब बात करते हैं जो आपके एग्जाम में एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, जिसको कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का शैक्षिक निहितार्थ। कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का शैक्षिक निहितार्थ। समावेशी शिक्षा का शैक्षिक
निहितार्थ। अब समावेशी शिक्षा का ये शैक्षिक निहितार्थ क्या आता है, तो ये किसके लिए बनाया गया था, किन के लिए, तो ये कहा जाता है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए। यानी पहला पॉइंट जो होगा उसमें कहा जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए, बालक बालिकाओं के लिए। भाई जिनके लिए शिक्षा सुलभ नहीं है, वो शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए भी ये विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बालिकाओं के लिए ये समावेशी शिक्षा स्टार्ट की गई। जो जिनके लिए बहुत दूर दूर तक शिक्षा, बहुत दूर तक जाना पड़ता था, विद्यालय नहीं हुआ करते थे, उन सबों के ये आवश्यकता को ध्यान रखते हैं। और ये कहते हैं कि उन विद्यार्थियों के लिए हम विधान कर रहे हैं जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जो राजस्थानी एरिया में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही है, वहाँ भी पढ़ने में ठीक ठाक हैं लेकिन वहाँ शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं है, तो वो पढ़ेंगे क्या। तो उनके लिए भी हम ये समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं कि सामान्य बालकों के साथ उस पहाड़ी एरिया में स्कूल खोला जाए और जो उस तरह के बालक हैं वो दोनों लोगों को समान रूप से पढ़ाया जाए। कहा जाता है फिर दूसरे पॉइंट में शारीरिक मानसिक तंत्रिका तंत्र के आधार पर, दूसरा पॉइंट है शारीरिक रूप से जो वंचित हैं, मानसिक रूप से जो वंचित हैं, तंत्रिका तंत्र मतलब ये शारीरिक रूप से, मान लीजिए एक शारीरिक रूप से ये कह रहा है उसका एक हाथ ना हो, दोनों पैर ना हो, एक आंख ना हो, ठीक, तो भी वो पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है सामान्य बच्चों के साथ, तो पढ़ सकता है। तो ये कहा जा सकता है तो जो समान रूप से अधिगम कर सकते हैं, यानी शारीरिक मानसिक तंत्रिका तंत्र के आधार पर, निःशक्त बालकों के आधार पर दृष्टि से कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, अधिगम कर सकते हैं। यानी ये समान रूप से अधिगम कर सकते हैं। भाई एक अभी तभी से मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा विद्यार्थी पिछड़ा है, पिछड़े का मतलब ये कि आप तेज हैं तो पढ़ने में आप एक बार में ही समझ लेते हैं, लेकिन जो पिछड़ा बालक होता है मानसिक रूप से वो 2 बार में 3 बार में सीखता है। ऐसा नहीं है कि पिछड़ा बालक का मतलब वो सीख ही नहीं पाएगा, सीखने में उसको थोड़ा सा वक्त लगता है, फिर भी हम उसके लिए भी शिक्षा का विधान कर रहे हैं, उसके अधिगम की व्यवस्था कर रहे हैं समान रूप से। एक कक्षा में ही उस सारी चीज़ें उसके साथ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, ठीक। और तीसरा कहता है नकारात्मक अभिवृत्ति। तीसरा पॉइंट कहता है किसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है, नकारात्मक अभिवृत्ति रखने वालों के लिए। नकारात्मक अभिवृत्ति, नकारात्मक अभिवृत्ति का मतलब ये मत समझिएगा कि नकारात्मक अभिवृत्ति वालों की अभिवृत्ति करनी है हमको, नहीं, नकारात्मक अभिवृत्ति रखने वालों विद्यार्थियों के लिए भी। नकारात्मक अभिवृत्ति क्यों यहाँ पे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कहते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनकी तो नौकरी मिली नहीं, तो हम क्या करेंगे पढ़ के, तो हम भी पढ़ के कोई हमको फ़ायदा होगा नहीं, वो इतने पढ़े लिखे थे उनको नौकरियां नहीं मिली तो हम क्या कर पाएंगे। तो ये इस चीज़ को देख के समझ नहीं पाते हैं और इस तरह की उनके दिमाग में अभिवृत्ति आती है कि वो पढ़े लिख के नौकरी नहीं पाए हैं तो हम भी बिना हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो उनके मन में क्या आ जाती है, एक तरह से शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति आ जाती है कि उनके पढ़ लिख के कोनो काम लायक नहीं भाई ना, तो हम काहे पढ़ें हम, ठीक। तो दूसरे को ये देखता है कि भाई वो पढ़ लिख के बेकार हो गया तो मैं नहीं पढ़ूंगा, इस तरह को लेके नकारात्मक अभिवृत्ति आती है। अगला पॉइंट आता है तो ये कहता है पाठ्यक्रम की दृष्टि से पिछड़े बालक। पाठ्यक्रम की दृष्टि से पिछड़े बालक। भाई पाठ्यक्रम ऐसे बनाया जाए कि
कि जो सारे लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ पाठ्यक्रम ऐसे हो रहे हैं कि जो तेज विद्यार्थियों के तो लाभदायक है, लेकिन जो पिछड़ा बालक है यानी पढ़ने में 2 4 5 10 बार में समझेगा, उसको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लग जा रहा है। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम को इतना लचीला बना दिया गया है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कि जो पिछड़ा बालक भी रहेगा वो भी इस पाठ्यक्रम के माध्यम से समान बच्चों के साथ समान रूप से सीखता चला जाएगा। ठीक, अगला कहता है अनुपयुक्त योजनाओं के कारण पिछड़े बालक। अगला कहता है अनुपयुक्त शिक्षा योजनाओं के कारण, अनुपयुक्त शिक्षा योजनाओं के यानी बहुत सारी शिक्षा है, शिक्षण विधियां हैं, वो हमारे लिए कारगर नहीं होती हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को, मान लीजिए कई जगह साइंस की ही सिर्फ वहाँ के उस तरह के इंटर कॉलेज है कि साइंस वालों के लिए है, सिर्फ कई देखिए आर्ट वालों के लिए है। तो इस तरह से कॉलेज बना के वो क्या कर रहे हैं, अगर हम पढ़ना भी चाहें तो केवल वो साइंस का कॉलेज है, हम पढ़ना चाहें तो वो सिर्फ कॉमर्स का, हम पढ़ना चाहें तो सिर्फ आर्ट का है। तो सिर्फ एक किसी विषय वस्तु के लिए बना दिया गया है, किसी एक पाठ्यक्रम का निर्माण कर दिया गया है, जिससे अन्य लोग जो बालक हैं वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अनुपयुक्त शिक्षा योजनाएं आई हैं। भाई अलग अलग तरह के कॉलेजों को डिवाइड कर दिया गया है और अलग अलग तरह के कॉलेजों का उसमें एडमिशन लिया जा रहा है। तो हम पढ़ना चाहते हैं उसी विद्यालय में, लेकिन उसमें उस तरह के पाठ्यक्रम नहीं है, उसमें उस तरह की पढ़ाई नहीं हो रही है जिससे हम उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो अनुपयुक्त शिक्षा योजनाओं के कारण हो रहा है। ठीक, बौद्धिक विभिन्नता के कारण कहा जाता है, अगला पॉइंट बौद्धिक विभिन्नताओं के कारण। इसको कहा जाए तो मंद बुद्धि जो बालक होते हैं, बौद्धिक विभिन्नता है। भाई कोई मंद बुद्धि होता है, कोई पिछड़ा होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है। तो भाई मंद बुद्धि जो बालक होगा, पिछड़ा बालक तो खैर सामान्य बच्चों के साथ पढ़ के सीख सकता है, लेकिन जो बिल्कुल मंद बुद्धि बालक होगा वो चीज़ें नहीं सीख पाता है। उसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के उनके भी पाठ्यक्रम को अलग कर दिया जाए और मंद बुद्धि बालकों के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं, जिससे ये सामान्य बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने में, इनको समझने में दिक्कत आ रही है, तो इनके लिए अलग तरह का पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए जिससे बौद्धिक विभिन्नताओं को दूर किया जा सके। ठीक, इनके लिए अलग, क्योंकि इनको पढ़ाते चले जाएंगे ये पढ़ नहीं पाएंगे और उस कक्षा में फेल होते चले जाएंगे। कहा अगला पॉइंट है मनोसामाजिक के कारण पिछड़े बालक। मनोसामाजिक क्या कहता है कि भाई समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, हम उनको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे भाई, उनको हम शिक्षा के माध्यम से दूर करेंगे। और जो पिछड़े बालक हैं, इस चीज़ों को सामाजिकता, नैतिकता, जागरूकता, चारित्रिकता, व्यवहारिकता, ये बहुत जल्दी सीख नहीं पाते हैं। इनको सीखने में, मनोसामाजिकता सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इनको इस तरह के पाठ्यक्रम में मनोसामाजिकता का रखा जाए, जिससे पिछड़े बालक जो हैं वो मनोसामाजिक कार्यों को सीख सकें, जान सकें, समझ सकें, जिससे वो भी सामान्य बच्चों की तरह कार्य को कर सकें। ठीक, तो इसी कारण भी एक पिछड़े बालक जो हैं, मनोसामाजिकता इसकी प्रमुख कारण के रूप में आ सकती है। विशिष्ट जीवन यापन करने वाले बालक, एक लास्ट पॉइंट है विशिष्ट जीवन यापन करने वाले बालक। भाई इनकी पृष्ठभूमि अलग अलग होती है, कोई अलग अलग पृष्ठभूमियों से आता है, ग्रामीण, उत्तरांचल, शहरी, ये सारे पृष्ठभूमि,
मतलब कहा जाए कि अलग अलग पृष्ठभूमियों से बिलोंग करके ये बालक क्या आते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवन के क्रियाकलापों से उठ के ये पढ़ने आते हैं। उनके लिए एक तरह के विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं, जिससे ये भी सामान्य बच्चों के साथ बैठ के आराम से पढ़ सकें, सामान्य बच्चों को भी अच्छा लगे और इन बच्चों को भी पढ़ाई अच्छा लगे, क्योंकि इनका जो जीवन दिनचर्या थी वो विशिष्ट जीवन यापन किए थे। यानी कोई कबीले से आया था तो कोई गांव से आया था तो कोई शहर से आया था। ऐसा पाठ्यक्रम का वातावरण बनाया जाए जिससे ये सामान्य रूप से सामान्य बालकों के साथ बैठ के पढ़ें, इनको किसी भी प्रकार के अपने जीवन यापन को लेके के किसी भी प्रकार की ग्लानि न महसूस हो और ये सामान्य रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। तो ये थे 8 पॉइंट जो समावेशी शिक्षा के शैक्षिक निहितार्थ के अंतर्गत आते हैं। सीटेट में कहीं ना कहीं पॉइंट आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है लॉन्ग प्रश्न लिख देता है, तो ये चीज़ें ये लिखी मिलेंगी और आप इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इसको पॉइंट बाय पॉइंट एक बार देख लीजिए, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। और एक ही कक्षा में देखिए समावेशी शिक्षा यहाँ पे समाप्त होती है। और इस शिक्षा को जानने के लिए और जितने लोग नए व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर करें, जिससे ये क्लास अन्य लोगों तक पहुँचे जो वाकई में ज़रूरतमंद है। उन तक ये क्लास नहीं पहुंच पाती है तो मुझे दुख होता है। वाकई में जिसको चाहिए उस वीडियो को शेयर करके उस तक पहुंचाए। धन्यवाद।